All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगले हफ्ते चलने का पोटेंशियल है। और इस हफ्ते मार्केट ने बहुत कुछ किया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो पिछले वीक ही सेबी के नए रूल्स आए हैं एफएनए को लेकर, उन सब के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीकली मार्केट एनालिसिस देखते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में अभी तक क्या क्या हो चुका है। वेल, सबको पता है क्या क्या हुआ है। अच्छे खासे नेगेटिव रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4.5% नीचे है। वो भी रिकवरी के बाद, रिकवरी से पहले तो 5 से ज्यादा % नीचे थे। मिड कैप के अंदर भी ऑलमोस्ट 3% का गिरावट हमें देखने मिली है। इंडिया विक्स काफी अच्छा उसमें उछाल आया है। 11 से सीधा 14th तक पहुंच गया है, विच इज गुड वॉल्टिलिटी इन द मार्केट। अब आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज पहले भी कही थी लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर कि अक्टूबर इज गोइंग टू बी द मंथ फॉर ऑप्शन बायर्स, राइट। एंड जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं, उन्होंने चाहे पुट खरीद के हो या कल के अंदर कॉल खरीद के हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने पैसा बनाया नहीं बनाया। स्पेशली ऑल माय स्टूडेंट्स, all the strategies are working perfectly. So are you guys enjoying the downward rally or not? Let me know in the comments and hit the like button if you got the indication of option trading पिछले हफ्ते। अगर बात करें फ्यूचर्स डेटा की, तो स्ट्रेट सेलिंग, चाहे इंडेक्स के अंदर हो चाहे स्टॉक्स के अंदर हो, स्ट्रेट सेलिंग देखने मिली है। और अगर हम बात करें ऑप्शंस डेटा की, तो इंडेक्स तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग दोनों दिखा रहा है, लेकिन जो स्टॉक ऑप्शंस है वो तो प्योर सेलिंग दिखा रहे हैं। मतलब स्टॉक के अंदर तो एक प्रॉपर ट्रेंड है। ट्रेंड कौन सा दिख रहा है? ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड दिख रहा है, वही दिख रहा है। लेकिन इंडेक्स के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत रिकवरी 61,000 करोड़ की सेलिंग के बाद वापस 4 तारीख को आई है। मतलब वहां पर थोड़ा बहुत बॉटम बनने का फॉर्मेशन हमें इंडेक्स के अंदर दिख रहा है। स्टॉक्स में अभी भी डाउनफॉल है तो डाउनफॉल, और अगर वहां से रिकवरी है तो अच्छी खासी रिकवरी के साइन हमें देखने मिल रहे हैं। अगर बात करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो जब हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे कि आईटी का थोड़ा टाइम कम हो रहा है, अब मेटल्स के अंदर, कमोडिटीज के अंदर ज्यादा करंट आने वाला है, ऑटो के अंदर, इंफ्रा के अंदर अब करंट आने वाला है। तो मेटल्स तो फिर भी पॉजिटिव रहे, लेकिन उसके अलावा कमोडिटीज में बहुत अच्छा नेगेटिव रिटर्न देखने मिला, ऑटो में बहुत नेगेटिव रिटर्न देखने मिला, इंफ्रा रियलिटी सब अच्छे खासे पिटे हैं, राइट। आईटी थोड़ा अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है, खाली 1% तक का गिरावट है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, हर एक सेक्टर अच्छा खासा पिटा है पिछले एक हफ्ते के अंदर। अब अगर बात करें पिछले हफ्ते के जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए थे उसकी, तो आरईसी लिमिटेड के अंदर हमें एक स्टॉप लॉस देखने मिला है। अदरवाइज 3 स्टॉक्स, गुजरात गैस, एबीबी और कल्याण ज्वेलर्स के अंदर ट्रेड एक्टिव है। आई एम नॉट श्योर ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मार्केट नेगेटिव रहा तो शायद ना भी चले, बट स्टिल एक्टिव है। और बाकी जो स्टॉक्स थे वो सीधे सीधे नीचे गिर गए, उनमें कोई अच्छा मूव देखने नहीं मिला। पर ठीक है, हमारा लॉस नहीं हुआ तो अच्छी बात है। उसके अलावा उसके पहले के जो स्टॉक्स हमारे एक्टिव थे, कोल इंडिया को हमने 4% के ऊपर बुक किया, और पेट्रोनेट के अंदर अच्छा खासा एक 10% का मूव हमें देखने मिला है। तो ये तो थे पिछले हफ्ते के मार्केट का हाल। लेट्स सी, क्विकली देख लेते हैं मार्केट की क्या हाल चाल है, क्योंकि इतने न्यूज ड्रिवन मार्केट के अंदर टेक्निकल्स और आपके लेवल इतने से काम करते नहीं है। बट स्टिल एक बार देखते हैं टेक्निकल्स हमें क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी चाहे कोई भी चीजें हो, जा जाके गिर गिर के गिरेगा कहाँ, जाएगा कहाँ? आएगा हमारे ही लेवल्स, राइट। आएगा हमारे ही लेवल्स पर। कौन सा लेवल दिया था अगर याद हो? 25,000 का लेवल दिया था। एग्जैक्टली वहीं पर आकर अब ये रुका है, और एक तरह का इन्वर्टेड हैमर पैटर्न अब बना रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करूं तो 24,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 24,100, ये तीनों अगले हफ्ते के लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये जो प्रीवियस हाई है 25,350 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 25,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते करते चलेगा। बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं, अक्टूबर आ चुका है, न्यूजी मार्केट है। न्यूज भी कौन सी
इसराइल पैलेस्टीन वॉर और इसराइल इसराइल इराक वॉर, ये सब बढ़ चुकी है। यूएस और बड़े बड़े सुपर पावर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। ये सारी चीजें अब थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव कर रही है। जब तक न्यूज रहेगी, टेक्निकल्स को आप यू नो प्रॉपर न्यूज और टेक्निकल्स के साथ एक कॉम्बो के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, राइट? कैसे? अगर नीचे सपोर्ट लेवल है और मार्केट बोल रहा है कि भाई मार्केट ओवरऑल बेरिश है, सपोर्ट उठने दो, शॉर्ट कर दो। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट का सेंटिमेंट पूरा बेरिश है, रेजिस्टेंस के ऊपर आते ही शॉर्ट करो, सेल ऑन राइस, राइट? मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आ रही है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक करने दो, जैसे ब्रेकआउट हुआ बाय, राइट? तो इस तरह से एक न्यूज जिसको हम बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिलाकर, वो हमें करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं। प्योर टेक्निकल्स के बेसिस पर इस बार अगर ट्रेड करोगे तो पूरी तरीके से स्टॉक आउट हो जाओगे, राइट? आरएसआई का 40 सपोर्ट भी है, थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, बट सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं मार्केट के, ये भी बता पाना थोड़ा मुश्किल ही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बात करें तो सेम वही चीजें हैं। जा जाके गिरेगा कहाँ, आएगा हमारे ही लेवल्स पे। ये जोन हमने कितने वक्त पहले बनाया था, एग्जैक्टली इसी के ऊपर आकर अब मार्केट हैमर बना रहा है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये जोन जो है ये पूरा रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम करेगा। 51 150 और ये पूरा जोन सपोर्ट है। नीचे की तरफ 50,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करूं, 52,000 53,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 54,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिनको मार्केट अभी रिस्पेक्ट करता हुआ चलेगा। और इन्हीं के बेस पर आपको ट्रेड लेना है। एंड आई एम रियली रियली श्योर ऑल द ऑप्शन बायर्स, जिनने भी, चाहे अगर आपने मुझसे ट्रेनिंग ली है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं ली है बट आप नॉर्मली भी आपकी कोई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, अच्छा खासा पैसा आई एम रियली रियली श्योर आप बना रहे होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आप बना रहे हैं नहीं बना रहे। कुछ बात करें स्टॉक्स की भी, अभी अगर इट डजंट मेक एनी सेंस, बट देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो हमारे अच्छे लेवल्स पे आए हुए हैं। पहला स्टॉक है जो हमारे रेडार में है, दैट इज टीसीएस। टीसीएस के अंदर आप देखेंगे वीकली के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद अब वहीं पर वापस चेंज इन पोलैरिटी बनाने आया है। नीचे की तरफ एक 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहाँ पर एक तरह से 38% रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। ये मूव जो है वाइल्ड मूव यहीं से शुरू हुआ था, वहीं पर आकर एक तरह का आप देखेंगे डेली के ऊपर डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, राइट? अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ अच्छी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, ग्रीन की स्ट्रॉन्ग है काफी, तो डेफिनेटली एक अच्छे टारगेट ऊपर के लेवल्स के लिए टीसीएस के अंदर हमें मिल सकते हैं। बट हर एक ट्रेड को बहुत छोटी क्वांटिटी में लेना है। अभी हमें बहुत एक डिसिसिव ट्रेंड नहीं मिला है, तो छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ 38% रिट्रेसमेंट, और ये जो ट्राइंगल है इसके ब्रेकआउट के ऊपर वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, आरएसआई का भी 40 सपोर्ट कंफर्म होता है, तो एक अच्छा ट्रेड कोटक महिंद्रा के अंदर भी अगले हफ्ते के लिए और अगले कुछ हफ्तों के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज एसबीआई कार्ड। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। इसी के साथ साथ एसबीआई कार्ड में आप देखेंगे, आई शो यू वीकली को अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करूं, लुक एट दिस। एसबीआई कार्ड के अंदर कितने महीनों से, एक्चुअली एक साल से डाउन ट्रेंड चालू था, राइट? डाउन ट्रेंड, लो राइज लो लोज बन रहे थे। ये पहली बार एक हायर हाई बनाया है मार्केट ने। और अब ये जो एक तरह का डबल बॉटम बन रहा था, यहाँ पर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम जो बन रहा था, इसी की चेंज इन पोलैरिटी पे आया है। साथ ही साथ हाई बनाने की ब्रेकआउट कितना स्ट्रांग है, इसका नीचे आने का जो एक करेक्शन का वॉल्यूम है वो कितना वीक है, ये सब चीजें दिखाती है कि एक तरह का बॉटम फॉर्मेशन एसबीआई कार्ड के अंदर बन रहा है। तो वैल्यू बाइंग के हिसाब से भी ये अच्छा बाय है। और ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर भी ये बैठ रहा है, तो इट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एसबीआई कार्ड। 61% रिट्रेसमेंट है, सो कंफर्म होता है आरएसआई का 40 सपोर्ट है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एसबीआई कार्ड को मीडियम टर्म के लिए भी, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी एक अच्छा पिक बनाती है। नेक्स्ट ट्रेड इन माय रडार इज कोरोमंडल। कोरोमंडल के अंदर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ ओवरऑल ट्रेंड के 20 और 21% का जो रिट्रेसमेंट आता है, 23% का जो रिट्रेसमेंट आता है, इसी के ऊपर अब सपोर्ट लेने आए हैं। ग्रीन की वॉल्यूम स्ट्रांग है, 40 का सपोर्ट है आरएसआई में। ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट अगर ये बॉटम बनता है, इट कैन बी अ गुड ट्रेड। एवरीथिंग विद स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल
क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के अंदर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन, ये जो ओवरऑल नीचे बॉटम बना है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, और अब इसका जो ब्रेकआउट हुआ है नेकलाइन का, मुझे ये बटरफ्लाई निकाल देता हूँ। ओके, सो ये जो ब्रेकआउट लेवल है नेकलाइन का, उसी के ऊपर चेंज इन पोलैरिटी बना रहे हैं। तो यहां से अगर सपोर्ट कंफर्म होता है, नीचे 20 मूविंग एप का भी सपोर्ट है, सपोर्ट कंफर्म होता है, तो एक अच्छा स्लो एंड स्टेडी अपवर्ड मूव हमें हिंदुस्तान कॉपर के अंदर, इट्स अ गुड बाइंग लेवल फॉर हिंदुस्तान कॉपर। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर वीकली 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 23% रिट्रेसमेंट बायोकॉन के अंदर है। आरएसआई का 40 सपोर्ट है। ग्रीन की वॉल्यूम अभी भी स्ट्रांग है, रेड की भी हुई है स्ट्रांग, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की ट्रेड है, लेकिन छोटी क्वांटिटी में बायोकॉन को भी बाय किया जा सकता है सपोर्ट कंफर्म होने के बाद। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रेडार इज ब्रिगेड। ब्रिगेड के अंदर आप देखेंगे तो लुक एट दिस, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये अब फर्स्ट डिप आया है, अब सेकंड डिप आया है। सेकंड डिप के बाद भी वॉल्यूम काफी स्ट्रांग है ग्रीन की, और रेड की काफी कम है, सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, एक और कोई छोटी कैंडल बनाता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, आरएसआई का भी 60 सपोर्ट है, तो डेफिनेटली क्विक ट्रेड ब्रिगेड के अंदर हमें देखने मिल सकता है अगले हफ्ते के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग, बीबीटीसी। तो देखेंगे बार बार 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट विथ ग्रेट वॉल्यूम्स। इस बार भी 20 मूविंग एवरेज के पास पास आया है। I'll show you the volume also clearly. दिखा, okay, look at this. ग्रीन की वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, रेड की कंपेरेटिवली काफी कम है। तो अगर ये सपोर्ट कंफर्म होता है, डेफिनेटली क्विक ट्रेड बीबीटीसी के अंदर भी हमें देखने मिल सकता है। एंड आई थिंक द लास्ट स्टॉक इन माय रडार इज आइनॉक्स। आइनॉक्स के अंदर यहीं से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था विद गुड वॉल्यूम्स, अभी वापस इसी जोन के अंदर है। अगर सपोर्ट कंफर्म होता है, आरएसआई का भी 40 सपोर्ट है, यहां पर इस जोन में सपोर्ट कंफर्म होता है, तो फिर से एक क्विक ट्रेड आइनॉक्स के अंदर भी हमें देखने मिल सकता है। अब ये तो थे कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर हम अगले हफ्ते नजर रखने वाले हैं। अब बात करते हैं मार्केट की, मार्केट के हाल की, और एफएनओ के जो रूल्स आए हैं उनकी असली सच्चाई की। मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर अलग अलग चीज बता रहे हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ये सरकार ने बहुत गलत किया। लेट्स अंडरस्टैंड द रियल थिंग कि सरकार ने बोला क्या है, सेबी ने बोला क्या है, और इससे क्या आपको फिक्र करने की जरूरत भी है, और कुछ आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा भी या नहीं। सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, वॉर वगैरह चीजें ये न्यूज बना रही है मार्केट में। और इट इज बेटर, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, तो ऑप्शन बाइंग के अंदर ये महीने में अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, फॉर श्योर इस महीने में अच्छा पैसा बन सकता है, और ये शुरुआत के जो 4 दिन थे, ये ऑलरेडी इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। ओके, न्यूज आएगी, न्यूज आएगी, न्यूज को ट्रेड करना पड़ेगा, न्यूज को टेक्निकल्स को साथ में मिला के ट्रेड करना पड़ेगा, न्यूज को और आपकी स्ट्रैटेजी को साथ में मिलाकर ट्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर आप कर सकते हैं, आपकी आपकी स्ट्रैटेजी में महारत है, तो ये महीना आपको बड़े मूव्स लाकर देगा ऑप्शन बाइंग के लिए। इट कैन बी ए ग्रेट मंथ। दूसरी बात है, एफएनओ के जो रूल्स आए हैं, सब हवा हवा बना रखा है इन चीजों का। सबसे पहले बता दूं कि उसमें से ज्यादातर रूल्स आपके काम के भी नहीं। ओके, 7 जो वो रिकमेंडेशंस आई थी पिछले पेपर के अंदर, उसमें से 7 जो है वो अप्रूव हो रही हैं, और वो भी नवंबर से, 20 नवंबर से उसके पहले रूल शुरू होंगे। तो ये करके उन सब पे बात कर लेते हैं। आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, एंड गूगल आप करेंगे तो आपको कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। तो मैं कोई एक आर्टिकल रैंडमली मैं इसको दिखाता हूँ, और आपके ऑलमोस्ट हर एक के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहला जो चेंज आएगा वो है कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज होगा। अभी जो हमारा बैंक निफ्टी के अंदर लॉट 15 का है, और निफ्टी के अंदर 25 का लॉट साइज है, फिर निफ्टी, इन सबकी जो अलग अलग लॉट साइज है, इनको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इनके साथ अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है हर एक जो इनका ये मूव है इसको लेकर। तो सबसे पहले जो ये लॉट साइज बढ़ाने का जो मूव है, इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जो पहले 6 लाख से ऑलमोस्ट 6 लाख से 8 लाख 10 लाख तक का जाता था, अब इसको ये मोर देन डबल, ऑलमोस्ट 2.5 गुना कर रहे हैं।
15 से 20-22 लाख तक का अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा। आपका जो ओवरऑल एक्सपोजर है मार्केट में, उसकी जो साइज है वो 15 लाख से 20 लाख तक की हो जाएगी सारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। मतलब लॉट साइज जो है वो डबल या डबल से ज्यादा होने वाली है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये न्यू लॉट साइज का अप्रोक्सीमेशन है, इतनी होनी चाहिए। नेट जो आएगा वो थोड़े दिन में पब्लिश हो जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते थे कि भाई जो एक एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, दो दो लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि उनका लॉट साइज अब बड़ा हो जाएगा। तो अगर विनिंग ट्रेड होंगे ऑफ कोर्स बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन लूजिंग ट्रेड में जाएगा भी बड़ा पैसा, राइट। साथ ही साथ अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो जहां पर आपको मार्जिन देना पड़ता था 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, अब वो बढ़ जाएगा 4 लाख तक जाएगा कम से कम, 5 लाख तक भी वो जा सकता है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, तो जहां पर आपको 3,000 रुपए के अंदर एक लॉट मिल रहा था, अब आपको 6,000 7,000 8,000 रुपीज तक आपको देने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आईटीएम एटीएम आप क्या बाय कर रहे हैं। ये एक चीज है। तो जो एकदम छोटे लेवल पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, या फिर जो इनिशियल लेवल पर फ्यूचर्स के अंदर बाय करते हैं, एक एक लॉट से जो बाय करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये लॉट साइज बढ़ गया। जो बड़े साइज से कर रहे हैं उनके लिए अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी भी कर सकते हैं। उनका नंबर ऑफ लॉट्स है वो कम हो जाएगा, लॉट साइज उनको कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये मेरे ओपिनियन में, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मेरे हिसाब से ये जो रूल है वो अवॉइड किया जा सकता था। क्योंकि जो लोग इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, वो अब जो पहले दो दो लॉट से ट्रेड करते थे, अब वो अब भी दो लॉट से ट्रेड करेंगे, लेकिन अब उनका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो जाएगा, रिस्क जो उनका है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे ओपिनियन में ये जो एक मूव है सेबी का, इसको अवॉइड किया जा सकता है, राइट। क्योंकि ये गैम्बलर्स को बचाएगा नहीं, उल्टा उनका लॉस बहुत बड़ा कर देगा। ओके, एंड लेट मी नो आप इन सब चीजों से इत्तेफाक रखते नहीं रखते, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो आपका ओवरऑल बढ़ेगा, ये एक पहली चीज है। दूसरा है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। अब कैलेंडर स्प्रेड जो लोग नहीं करते उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि कैलेंडर स्प्रेड का मतलब होता है कि ये एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर आप लेट्स से करंट मंथ का जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर देते हैं। मान लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने 52,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, और 52,000 का ही कॉल ऑप्शन मैंने अगले मंथ की एक्सपायरी का बाय कर लिया, राइट। ये क्यों करते हैं लोग? क्योंकि करंट जो एक्सपायरी है वो जल्दी फटाफट उसके अंदर थीटा डीके होता है, अगली एक्सपायरी का थोड़ा धीरे होता है। तो एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग हेज्ड पोजीशन बनती है कैलेंडर स्प्रेड की, और उससे एक छोटा सा मार्जिन आपको खाने में मिल जाता है। अब जो लोग नहीं करते उनकी कोई काम का नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं वो बस यही एक छोटा सा चेंज है कि एक्सपायरी डेट के दिन आप ये नहीं कर सकते, उससे एक दिन पहले कर लो, स्क्वायर ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप उस एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके कैलेंडर स्प्रेड नहीं बना सकते, विच इज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो वैसे भी नहीं करती। ठीक है, दैट इज वन मोर थिंग जिससे आपको ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मेरे ओपिनियन में बहुत ही अच्छा एक मूव है। ये जो हर रोज एक्सपायरी, कभी निफ्टी, कभी फिन निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स का, कभी किसी, कभी कुछ, ये सब अब हट जाएगा, राइट। आपको वीकली एक्सपायरी जो है, एक एक्सचेंज पे, हमारा एक एक्सचेंज एनएससी है, एक एक्सचेंज बीएससी है, तो पर एक्सचेंज हमें एक वीकली एक्सपायरी मिलेगी, और बाकी सारी एक्सपायरीज आपकी मंथली एक्सपायरीज ही होंगी। ये जो फिन निफ्टी है और ये अलग अलग तरह के जो मिड कैप निफ्टी, ये सब की एक्सपायरी अब मंथ के एंड में ही होगी। बैंक निफ्टी या निफ्टी में से एक एक्सपायरी वीकली होगी, और सेंसेक्स और बैंक वो क्या था, बैंक एक्स, उसमें से एक की जो होगी। ज्यादातर हम यही सोच रहे हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हफ्ते में एक बार, राइट। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे या तो निफ्टी बैंक निफ्टी में से एक के होंगे, और सेंसेक्स और बैंक एक्स में से एक के होंगे। ये दो ही वीकली एक्सपायरीज होगी, बाकी सारी एक्सपायरीज हमारे मंथ के एंड में जो नॉर्मल एक्सपायरीज होती है उसी तरह से होगी। एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मार्केट इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। कैसे पॉजिटिव वे, ये भी बता देता हूँ कि यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम तो हमें तो वीकली करना है, उसकी वॉल्टिलिटी हम खाते हैं, जीरो टू हीरो ट्रेड्स करते हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा पैसा लोग डुबा ही रहे एक्सपायरी के चक्कर में, राइट। लोग बोलते हैं वॉल्टिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी
वॉल्टिलिटी स्प्रेड हो रखी थी, हर एक्सपायरी के दिन अलग अलग था, तो किसके अंदर वॉल्टिलिटी बढ़ रही समझ में नहीं आ रहा था, राइट? तो वो अब जब एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपायरी होगी तो उसमें हमको अच्छे मूव देखने मिलेंगे, जो हमें 2000 19 में देखने मिलते थे, 2018 में देखने मिलते थे। एक्सपायरी डे के ऊपर अच्छे खासे मूवमेंट्स वो हमें ऑप्शन बायर्स को देखने मिलेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी वीकली एक्सपायरी में, तो ऐसा नहीं है। अभी जब इतनी सारी एक्सपायरीज हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम सबकी जो वॉल्यूम है वो बटी हुई है। कोई फिन निफ्टी के अंदर कंफर्टेबल हो रहा है, कोई बैंक निफ्टी के अंदर होगा, निफ्टी के अंदर ही कर रहा है, कोई सेंसेक्स के अंदर कर रहा है। अब हमें पता तो है कि हमें वीकली एक्सपायरी ट्रेड करनी है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में से जो एक सेलेक्ट होकर आएगा उसी के अंदर करनी। तो डोंट यू थिंक एक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा लोगों का, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, और वो उस लिक्विडिटी को कम नहीं करने वाला, बढ़ाएगा ही, राइट? तो ये कुछ चीजें हमें कॉमन सेंस के साथ समझनी पड़ेगी। हर चीज में एक्सचेंज को क्रिटिसाइज करना या इन्फ्लुएंसर्स की बातों में और इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आना बंद करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल इन चीजों को देखना पड़ेगा। और ट्रेडर्स भी फोकस कर पाएंगे किस चीज के ऊपर? फोकस कर पाएंगे एक इंडेक्स के ऊपर, फोकस कर पाएंगे एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि हाँ भाई निफ्टी है, ये लेवल्स हैं, इन्हीं के ऊपर ट्रेड करना है, इधर उधर नहीं देखना है। और क्या, नहीं नहीं यार, बैंक निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी भी गिर रहा है, अच्छा मैं फिर निफ्टी को शॉर्ट कर दूं क्या, मैं इसको कर, क्यों? आपके पास एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स है, फोकस करो उन्हीं के, जो इंडेक्स को इंपैक्ट करने वाले स्टॉक्स है उनके ऊपर ध्यान रखो, और प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। और ये आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव ही करेगा, ये आपकी ट्रेडिंग को खराब नहीं करेगा, फॉर श्योर, राइट? तो ये चीज जरूर होने वाली। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ग्रेट मूव बाय सेबी, एंड रियली रियली अप्रिशिएट दैट। तीसरी चीज है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। अगर आप एक्सपायरी डे के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आपको एडिशनल मार्जिन 2% का देना पड़ेगा। अभी 2% का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से मैं शॉर्ट करता था तो 2% यानी 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देना, नहीं नहीं नहीं। 2% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोजर, आपका जो ओवरऑल पोजिशन साइज है, जो कि 6 लाख से 10 लाख की बनती है, उसका 2% आपको देना पड़ेगा। तो मान लो 7 लाख की आपकी, या फिर जिसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि स्ट्राइक प्राइस इनटू जो लॉट साइज है वो 12.5 लाख का है, तो उसका जो 2% है, सॉरी 6.5, आई मीन जो भी है, 6 लाख का जो भी है, तो उसका 2% यानी 12,000 समथिंग का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो वो वैसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो उसके अंदर 10,000 12,000 देना ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से, हो सकता है कुछ परसेंटेज का फर्क पड़ जाए आपके रिटर्न्स में, बट ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर ही रहे हैं तो आप वैसे भी एक कांस्टेंट और स्टडी रिटर्न के यूज टू हैं। और एक्सपायरी डे पे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन आपको देना पड़ेगा, विच इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, तो कोई इसका इशू बनाने की जरूरत नहीं। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस। अभी कुछ कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, और स्पेशली जो डब्बा ब्रोकर्स वगैरह होते हैं या छोटे मोटे ब्रोकर्स होते हैं, जो खाली आपको अट्रैक्ट करने के लिए आपके बाकी जो सिक्योरिटीज होती है उसको कोलैटरल की तरह लेकर आपको ऑप्शन बाइंग फ्री में देते हैं। वो अब नहीं होगा। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तो वैसे भी नहीं देते हैं। जीरोधा नहीं देता, स्टॉक्स नहीं देता, एंजल नहीं देता, फायर्स नहीं देता, ये सब लोग नहीं देते आपको। तो बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो वैसे भी नहीं मिलता था। जितना पैसा है ऑप्शन प्रीमियम का उतना देना है, आपके पास उतना पैसा है, प्रीमियम देने जितना मार्जिन है, ठीक है। नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा, विच इज नॉर्मल, कोई इससे आपका कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशन लिमिट, ये आपके काम का नहीं, ये ब्रोकर्स के काम का है, ये वो लोग देख लेंगे। सो कोई इसमें देखने वाली आपको जरूरत नहीं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन डेट जो है, पहली डेट 20 नवंबर है, आज से या कल से नहीं होने वाला है, 20 नवंबर से होगा। एडिशनल मार्जिन है, वीकली एक्सपायरी के जो साइज है वो कम होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज जो बढ़ने वाला है, 20 नवंबर से पहला वो शुरू होगा। फिर फरवरी अगले साल और अप्रैल नेक्स्ट ईयर में इन चीजों के इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो अभी जो हवा बना रखा था लोगों ने कि भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो, कुछ नहीं हुआ है। लॉट साइज बड़ी है, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, सभी को समझना चाहिए था। बट उसके अलावा जो मेजर्स हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टर्स को ही बचाने के लिए ये सब चीजें की गई, राइट? आप लोगों को ही बचाने के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए ही ये सब चीजें की गई है। एंड अगर इन चीजों का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा तो सेबी फिर से चेंज कर देगी,
राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, इससे मार्केट में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लिक्विडिटी वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उल्टा इंप्रूव ही होगी लिक्विडिटी अच्छे एसेट्स के अंदर, अच्छे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। सो या दिस इज गोइंग टू बी वन थिंग। हाउवे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक इन्फ्लुएंसर्स के कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव्स देखने की जरूरत नहीं है। पढ़ो इनको एक बार और कॉमन सेंस लगाओ, और वो भी नहीं लगता है तो आने मार्केट में चीजें जब ये आएंगी तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि क्या इसका इम्पैक्ट है, राइट। सो या ऑन दैट नोट आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू, समथिंग वैल्यूएबल। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी मार्केट में थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के रहना, न्यूज आ रही है, न्यूज को ढंग से ट्रेड करना, एंड कीप योर पोजिशन साइज स्मॉल, एक्सपेक्टेशन स्मॉल, एंड जब भागने का वक्त आएगा तो बताएंगे ना यार क्या फर्क पड़ता है, राइट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। हिट द लाइक बटन, कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है तो बताओ कमेंट्स में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।